वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हम क्लास 8th का प्रैक्टिस सेट 2 कम कर रहे थे, जिसका हमने ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हमने प्रैक्टिस सेट 2 में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 के पार्ट 2 में। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस विथ अ लेबल्ड डायग्राम। आपको किसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाना है विथ नेमिंग। ठीक है, तो ये आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें आपके नेमिंग आपको भी करनी है। ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो भी पार्ट्स हैं आपके, उनकी नेमिंग देनी है। सो देखो यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का शेप देखो किस तरह से है। आप शेप से नेमिंग को पहचान लो कि इस शेप का कौन सा पार्ट है आपका। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा। उसके बाद क्या है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बोला जा रहा है, ये जो आपका इनर लेयर है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके बाद न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद क्या है, सेंट्रोपोर है। ठीक, ये हमारा सेंट्रोपोर हो गया। उसके बाद है क्रोमेटीन नेटवर्क, ये जो दिख रहे हैं आपको, जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, क्रोमेटीन नेटवर्क है। इसके बाद ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और क्या है, राइबोसोम्स। ये आउटर लेयर हमारा क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, सो ये आपके क्या हो गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया और उसकी विथ नेमिंग। ठीक है, तो आपको ये पार्ट्स नेम अच्छी तरीके से आप लोग लर्न कर लीजिए। लर्न करने में दिक्कत आ रहा है तो इस तरीके से इस नाम देखो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स देखो, उस तरीके से लर्न करो तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे क्या है, देखो लेबल ABCD ऑफ प्लांट सेल एंड राइट वन वन फंक्शंस ऑफ देम। ठीक है, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम विथ नेमिंग आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों डायग्राम्स की आप अच्छी तरीके से एक बार घर पे प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना। ठीक, तो प्लांट सेल में आपको ABCD 4 नेमिंग दी गई है। जैसे पहला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी बॉडीज है। ठीक है, तो इन चारों को आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में लिखना है। आपको वन वन फंक्शन बताना है उनका। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कहाँ है, ये देखो, ये वाला जो लेयर है ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हमको क्या बताना है, साइटोप्लाज्म कहाँ है, तो ये हमारा अंदर का लिक्विड जो होता है ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कहाँ है, ये स्ट्रक्चर अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या बताया था, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहाँ है, देख लो एक बार, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक, तो ये सारे आपको कम से कम 6-7 नेमिंग आपको इसके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं। पहले क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू प्लांट सेल। प्लांट सेल को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो क्या है, आपका आउटर लेयर है, तो ये आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, सेकेंड क्या है, साइटोप्लाज्म, वेरियस माइन्यूट स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड ऑर्गेनल। ठीक है, साइटोप्लाज्म में देखो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये आपके क्या है, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल कहते हैं, ये जो दिख रहा है। इसके बाद सी हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, फिलअप में पूछा जा सकता है आपसे, चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, देखो यहाँ ये उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, गोल्जी बॉडी टू सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, गोल्जी बॉडी हमारा क्या करता है, केमिकल सब्सटेंसेस को क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये उनके फंक्शंस हो गए और ये उनकी नेमिंग। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का है, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन। आपको फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है क्या होता है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से।
रिप्रोडक्शन का देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्पर्म ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। ये हम इसको ब्लू कलर ले लेते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप है आपके रिप्रोडक्शन का, और यहाँ पे होता क्या है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, ठीक है। सच फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो एग और स्पर्म के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन दिस फर्टिलाइजेशन ऑक्योर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये प्रोसेस जो एग और स्पर्म क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है अगर, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो इसको हम कौन सा फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लाइक इन ह्यूमन, कैट, काउ। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लिविंग बींग्स में हो रहा है। सो ह्यूमन है, कैट है, काऊ है, इन सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एंड द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट takes place outside the body of the female is called external fertilization, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किसे बोलते हैं, जब मेल गैमेट का, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ हो, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी के बाहर हो या बॉडी के बाहर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लाइक इन फ्रॉग, फिश एंड इन मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होता है, फ्रॉग है, फिश है, और जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स है, आपके जो जलीय जीव है, उनमें हमको कौन सा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखा, उसके 2 टाइप्स देखे, पहला कौन सा है, इंटरनल, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इंटरनल है, और सेकेंड कौन सा है, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और एक्सटर्नल में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। और आपको एग्जांपल्स भी ध्यान रखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन में होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन डाइसेंट्री एंड डायरिया, ठीक है। डाइसेंट्री और डायरिया में आपको क्या लिखना है, डिफरेंसेस बताने, ठीक। चलो तो देख लेते हैं डाइसेंट्री और डायरिया में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डाइसेंट्री देखते हैं, ठीक है। क्रैम्प्स एंड स्पैम्स इन द एब्डोमेन विद फ्रीक्वेंट बोवेल्स डिस्चार्जेस विच में लेटर हैव ब्लड एंड म्यूकस। देखो डाइसेंट्री क्या होता है, आपके पेट में या स्टमक में या जो आपका एब्डोमेन है, ठीक है, उनमें क्रैम्प और स्पैम्स होना, मतलब दर्द होना या फिर मरोड़ होना, ठीक है, ये इसके लक्षण है, ठीक है, इसके सिम्टम्स होते हैं किसके, डाइसेंट्री के। और डायरिया में क्या होता है, डायरिया में भी आपको क्या देखने को मिलता है, आपके स्टमक या फिर आपका जो एब्डोमेन है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दर्द है या फिर मरोड़, ठीक है, स्पैम्स और क्रैम्प्स देखने को मिलता है। सेकेंड क्या है, डाइसेंट्री में क्या होता है, स्लाइट फीवर, ठीक है, यहाँ पे आपको स्लाइट फीवर हो सकता है। और डायरिया में क्या है, वॉमिटिंग हो गया, ड्राई माउथ है, थर्स्ट, इरिटेबिलिटी, स्लो पल्स रेट, डीप ब्रीथिंग इज देयर। यहाँ पे बहुत सारे आपको देखो सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे वॉमिटिंग है, ड्राई माउथ हो सकता है, ठीक है, पल्स रेट आपका क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे थर्ड क्या है डिफरेंस, प्रोटोजोआ में इवन हार्ट एंड स्प्लीन बाय पासिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन मे कॉज डेथ। अब इसमें क्या है, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर बाहर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जो आपकी डेथ का भी कॉज बन सकती है, ठीक। सो ये डाइसेंट्री और डायरिया में डिफरेंस हो गए, 3 हैं, आप देख लो, आपको जो सफिशियंट लगे उनमें से कोई 2 लर्न कर सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको नाइट्रोजन गैस के यूजेस बताने हैं, ठीक है। सो पहला यूज क्या है, देखो, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। सेकेंड क्या है, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया विच इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर यूरिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के यूज से या फिर नाइट्रोजन से आप क्या बनाते हैं, अमोनिया फॉर्म करते हैं, जो कि फर्टिलाइजर बनाने में यूजफुल होता है,
ठीक। थर्ड क्या है, इट इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स एज इन इनर्ट इन नेचर। ठीक है, इसको किन में फील, इलेक्ट्रिक लैम्प्स में क्या कर किया जाता है, फील किया जाता है। फोर्थ क्या है, यूज्ड टू कीप स्टोर्ड फूड आइटम्स इन सील्ड पैकेट्स। जितने भी आपके पैकेजिंग फूड्स हैं, ठीक है, खाने को खराब ना हो, उस खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ही और देखो क्या है, ये आपके और का क्वेश्चन है। सो राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। ऑक्सीजन कैसी गैस है, ये कलरलेस होती है, ऑडोरलेस होती है, ठीक है, और टेस्टलेस होती है। ऑडोरलेस मतलब इसका कोई महक नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स यूज इट टू इनहेल एज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। जो भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या करते हैं, इसे इनहेल करते हैं, और ये क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प्स इन बर्निंग। ये खुद से नहीं जल सकता लेकिन जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, फोर्थ हमारा, फोर्थ एंड लास्ट क्या है, इट इज हैवियर देन एयर बट लाइटर देन वाटर। ये क्या होता है, एयर से हैवी होता है बट वाटर से क्या होता है, लाइट। वाटर से हल्का है और एयर से ज़्यादा भारी होता है। कौन, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इज इट हार्मफुल टू अस। ठीक है, एसिड रेन क्या होता है। सो देखो, रेन आपने सुना होगा, बारिश हो रही है, ठीक है। एसिड रेन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे ठीक है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस ऊपर मिलती हैं, फिर जो बारिश हो रही है, ठीक है, तो ये गैसेस बारिश के साथ क्या होती है, नीचे आती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, सो देखो, इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, कंबाइन। क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो आपके सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, इन एडिशन व्हेन इट रेन्स दिस ऑक्साइड्स मिक्सेस विद द रेन वाटर। जब क्या होता है, अब जब इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कंबाइन हो रही है, ठीक है। सो व्हेन इट रेन्स, जब रेन होता है तो इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर, रेन वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपकी बारिश हो रही है, ये ऑक्साइड्स जो होंगे वो किसमें, उसी बारिश के पानी में, रेन वाटर में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे एंड मेक्स इट मोर एसिडिक। और उस वाटर को, जो आपका रेन वाटर है, उसे और भी ज़्यादा क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। इसी पानी को या इसी रेन को हम लोग कौन सी रेन कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये आपके वाटर के साथ कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। एसिड, आपके वाटर में जो आपका रेन वाटर है उसमें क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब ये हार्मफुल टू अस बिकॉज, अब ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। सो पहला क्या रीजन है, दिस डिस्ट्रॉय अवर क्रॉप्स एंड प्लांट्स। ये क्या करता है, देखो एसिड रेन है, जब जब पानी आपका जमीन पे पड़ेगा तो वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्रॉप्स प्लांट्स को क्या करता है, खराब कर रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या है, इट पल्यूट्स द वाटर सोर्सेज। जो आपके भी वाटर सोर्सेज है, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, ये पल्यूट कर रहा है। ठीक, और भी चीज़ें आप लिख सकते हो, जैसे आपके जैसे आपका ताजमहल है, ताजमहल का कलर क्या हो रहा है, थोड़ा डल होता जा रहा है। उस वो भी एक रीज़न है किसका, एसिड रेन का। एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, उसका कलर बहुत ज़्यादा डल होता जा रहा है। ठीक है, चलो ये आपका 19th क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बी मेंटेन्ड बाय क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो आप क्रॉप रोटेशन से फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जमीन को कैसे उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आप एक ही खेत में या एक ही जमीन पे क्या कर रहे हैं, बदल बदल के क्रॉप लगा रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो चलो रीड करते हैं क्रॉप रोटेशन। देखो, व्हेन द सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन। जब आप किसी भी फील्ड में क्या कर रहे हैं, सेम टाइप के क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं बार बार, ठीक है, देन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, डिक्रीज है।
तो जब आप किसी फील्ड में क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही तरह का क्या कर रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके सॉइल की क्या होगी, फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अब सॉइल की फर्टिलिटी आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स मस्ट बी शोन वन आफ्टर अनदर, ठीक है। सो उसी फील्ड में क्या किया जाता है, एक के बाद एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपने पहले किसी और चीज़ की खेती की है तो उसके बाद आप कोई दूसरी चीज़ लगा दो, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स मस्ट बी शोन वन आफ्टर अनदर। यूजुअली अ लेग्यूम क्रॉप इज शोड आफ्टर अ ग्रेन क्रॉप which helps in retaining the nitrogen in the soil। अब देखो जैसे ग्रेन है, ग्रेन के बाद कौन सा क्रॉप बोल रहा है, लेग्यूम क्रॉप्स, ठीक है। तो जो भी ग्रेन, जैसे किसी भी फील्ड में आपने ग्रेन की क्रॉप लगाई है, उसके बाद आप क्या लगा दो, लेग्यूम लगा दो। तो इससे क्या होता है, जो आपके जो आपकी सॉइल है उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या फिर सॉइल में नाइट्रोजन को ये क्या करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है, जिससे आपकी सॉइल की क्या रहेगी, फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, उसकी उपजाऊ क्षमता कम नहीं होगी। तो इसलिए आपका जो क्रॉप रोटेशन है वो फर्टिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए और का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का ये और है आपका, व्हाई इज द अर्थवर्म कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को हम फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। अर्थवॉर्म्स ईट द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड देयर वॉर्म कास्टिंग्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखो जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करते हैं, खाते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। या फिर सॉइल है आपका, ठीक, सॉइल में आपने कोई क्रॉप लगाई हुई है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी मिट्टी है उसको क्या करते हैं, अर्थवर्म भुरभुरा बनाते हैं, ठीक है, उसमें थोड़े बहुत होल कर देते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें आपके क्रॉप्स को क्या होती है, अच्छी तरीके से मिल पाती हैं और आपके क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। जितना अच्छा वो ग्रो करेंगे, जितना अच्छा उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जो अर्थवर्म होते हैं वो एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो दिस हैज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है। देखो ये डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर्स को खा रहे हैं, जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, ये न्यूट्रिशंस क्या है, बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में है। सो दे रिमूव द गार्बेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैन्योर, ये गार्बेज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और क्या, मैन्योर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैन्योर आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इन दिस वे अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड, ठीक। तो मतलब देखो अर्थवॉर्म क्या कर रहे हैं, फार्मर्स के कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं ना, आप हमारे जो फार्मर्स है उनकी हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन को ग्रोथ करने में। सो इसलिए हम क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है। तो आपका ये 4-5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपका ये प्रैक्टिस सेट 2 था, जो कि 3 पार्ट्स में हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।